अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं आज की अहम खबर से। मरियम नवाज ने ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फसाद का क्रेडिट भी नवाज शरीफ को दे दिया। कहा ऑपरेशन के पीछे फौज और नवाज शरीफ आगे थे। लाहौर में धुआंधार खिताब में कहा वो कैसा गद्दार था जो JF-17 बनाकर मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर बना गया। कौम को रोशनियां और मोटरवे का तोहफा दे गया, एटमी धमाके किए। ये भी बता दिया कि नवाज शरीफ ने उन्हें फोन करके कहा है अपना बैग तैयार रखो, गिरफ्तार हो जाओ तो सीना तान कर जेल जाना। जब मियां साहब आपका मुकदमा उठाते हैं फिर उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे बनते हैं। आप लगाएं इश्तिहार, उसमें बेशक आप नवाज शरीफ का चेहरा डाल दें, लेकिन जब आप गद्दारी का भगौड़े होने का इश्तिहार लगाएंगे तो लोगों को उसमें जनरल परवेज मुशर्रफ की शक्ल नजर आएगी। कैसा गद्दार है वो कि अपने सीने पे अपनी सिक्योरिटी रिस्क को लेकर वो ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फसाद लड़कर कहते हैं ना कि उसके पीछे फौज थी। बिल्कुल रद्दुल फसाद में ज़रबे अज़्ब के पीछे फौज थी, लेकिन आगे नवाज शरीफ खड़ा। कैसा गद्दार था वो जो मोटरवे बना गया जिस पे ज़रूरत पड़ने के ऊपर जंगी जहाज लैंड भी कर सकते हैं और टेक ऑफ भी कर सकते हैं। JF-17 थंडर बना गया और पाकिस्तान के डिफेंस को नाकाबिले तस्खीर बना गया। मुल्क में ख़जाना कमज़ोर होने के बावजूद उसने पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान को ये नहीं कहा कि इतनी बड़ी बड़ी जंगें हम लड़ने जा रहे हैं, हम आपकी तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकते। उसने अपनी हुकूमत का पेट काट कर पैसे निकाल कर दिए उस जंग के लिए और आगे बढ़ के वो जंग लड़ी। भारत के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके कर दिए, पाकिस्तान को रोशनियां देकर चला गया। कैसा गद्दार था वो। नवाज शरीफ ने अपने कारकुनों को अकेला नहीं छोड़ा, सारे वार पहले अपने सीने पे लिए और उसके बाद हमारी बारी आई। उस इंसान का जज्बा देखें कि जिसको ज़रा सी आहट पे होता था कि बेटी को कोई गिरफ्तार ना कर ले। उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि बेटी अपना बैग तैयार करो, अगर गिरफ्तार हो तो सीना तान के जाना, घबराना नहीं। क्योंकि जब इस तरह के हथकंडों पे ये उतर आते हैं तो इसका मतलब है कि हुकूमत के दिन थोड़े हैं। और क्या मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकी। कारकुनों से खिताब में हुकूमत को निशाने पर रखा, लेकिन हदफ इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुकूमत दिखाई दी। क्या लीगी नायब सदर अपनी हिकमत अमली तब्दील कर रही हैं? सवालात उठने लगे हैं। मियां साहब का और मेरा जो बयानिया है उसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्या मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ उठाते उठाते थक गईं? लाहौर में पार्टी कारकुनों से खिताब में हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया, मगर इदारों पर रिवायती इल्जाम न धरा जो कुछ दिन पहले तक किया करती थी। लोग आज एस्टैब्लिशमेंट वाली जो हिस्टोरिकली सियासत होती आई उसके साथ नहीं खड़े, लोग आपके बयानिए के साथ खड़े। मरियम नवाज को न जाने क्यों बयानिए से अपनी और वालिद की नाअहली भी याद आ गई। अगर उस बयानिए को सिर्फ एक नारे में समो दिया जाए तो वो है वोट को इज्जत दो, तो फिर मियां साहब तो असेंबली में नहीं है ना, मियां साहब तो नाअहल हैं, मैं भी नाअहल हूँ, तो मियां साहब फिर किसका मुकदमा लड़ रहे हैं? इससे कबल नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर भी सीधे सवाल का साफ जवाब न दे सके थे। जो नवाज शरीफ साहब ने कहे वो वाले वर्ड्स इस्तेमाल कर लेती हूँ सर, हदफ कौन है, इदारे या इमरान खान? देखें, या इसमें चॉइस की बात नहीं है, स्ट्रैटेजी की बात है कि इमरान खान को हिट करेंगे तो हमारा क्या मकसद हल हो जाएगा। मरियम नवाज के बयानिए में तब्दीली कैसे आई? लोगों के जहन में सवाल उठने लगे हैं। जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक बार फिर मुझे क्यों निकाला की गर्दान दोहरा दी। कहते हैं एक वजीर आजम को निकालने की कोई माकूल वजह होती तो और बात ही, RTS बंद करके मैंडेट चोरी किया गया, आपने आइन शिकनी की है, ये नाकाबिले मुआफी है। जो आइन की इज्जत नहीं करता मैं उसकी इज्जत नहीं करता, हम गुलाम बनकर नहीं रह सकते। नून लीग के कायद का एक बार फिर मुझे क्यों निकाला का शिकवा।
कहते हैं वजीर आजम को निकालने की कोई माकूल वजह होती तो और बात थी। RTS को बंद करके मैंडेट चोरी किया गया। 4 वोटों की बढ़तरी से इमरान खान को वजीर आजम बना दिया। नवाज शरीफ ने कहा कि आए रोज यहाँ का निज़ाम बदल दिया जाता है, किसी भी इदारे को आइन के मुताबिक चलने नहीं दिया जाता। मैंने पहले वापस आने की कोशिश की तो वापस सऊदी अरब भिजवा दिया गया। आइन शिकनी करना नाकाबिले माफ़ी है। लीगी कायद का मजीद कहना था कि हुकूमत ने ऑरेंज लाइन को अपने बुग़्ज़ की वजह से रोका हुआ है। पेशावर BRT की लागत बहुत बढ़ चुकी है। PTI फॉरेन फंडिंग केस की समाअत क्यों रुकी हुई है? इमरान खान बनी गाला की मनी ट्रेल कब देंगे? आगे बढ़ते हैं। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी FIA और लाहौर पुलिस को मिल गए हैं। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में वारंट्स गिरफ्तारी की तामील से मुतालिक दस्तावेजात की मुसद्दिका नकूल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई है। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं नवाज शरीफ को आड़े हाथों लेते हुए अपोजिशन को चंद घरानों का गुलाम भी करार दे दिया। इस्लामाबाद से आदिल तनोली की रिपोर्ट। नैब रेफरेंसेस का सामना करने के लिए नवाज शरीफ को वापस लाने का मिशन तेज। तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत के फैसले के बाद नैब की जानिब से मियां साहब के दायमी वारंट गिरफ्तारी FIA और लाहौर पुलिस को मौसूल हो गए। इमिग्रेशन रिकॉर्ड में नवाज शरीफ के इश्तिहारी होने का हुक्मनामा शामिल किया जाएगा। अदालती फैसले के मुताबिक बताया गया नवाज शरीफ जब भी गिरफ्तार हो इन्हें अदालत में पेश किया जाए। लाहौर के मुतलका पुलिस स्टेशन को भी अहकामात जारी। अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की तामील से मुतल्लिक दस्तावेज की मुसद्दिका नकूल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गयी। वजारत खारजा के मुबशिर खान ने नकूल जमा कराई। मियां साहब के वारंट गिरफ्तारी पर वजीर आजम के मुशीर शहजाद अकबर ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि अफसोस अपोजिशन की सियासत चंद घरानों की गुलामी में फंसी है, वरना अदालती फैसले के मुताबिक तो नवाज शरीफ नाअहल, झूठे, मफरूर, इश्तिहारी और सजा याफ्ता मुजरिम के अलावा कुछ भी नहीं। खबरों में आगे देखिए ढोल का शोर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने हुकूमत को तड़ी लगा दी। कहते हैं कि नवाज शरीफ ने जमहूरियत की जंग का ऐलान किया है। जिद्दोजहद उरूज पर पहुंचेगी तो कौमी असम्बली के तमाम 84 अरकान मुस्तफ़ी हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि सेनेट के इंतखाबात कैसे होते हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब में उनका क्या कहना था, आपको दिखा देते हैं। कायदे मोहतरम ने जंग का ऐलान किया है और हमने हर दौर में जमहूरियत के लिए नवाज शरीफ की क़यादत में जंग लड़ी है। जब नुक्ता-ए अरूज पहुंचेगा इस जदोजहद का, इस मूवमेंट का, तो ये 84 के 84 मेंबर जो है नवाज शरीफ की कॉल के ऊपर असेंबली से इस्तीफा देंगे। फिर हम देखेंगे कौन सेनेट के इलेक्शन कराता है, वो कौन सा इलेक्टोरल कॉलेज होगा जो सेनेट के इलेक्शन करेगा। 70 साल में इस कौम ने इतना नुकसान नहीं उठाया जो 2 साल में जो है इमरान खान की हुकूमत ने नुकसान उठाया है। अवाम की चॉइस में, अवाम की ख्वाहिशात के आगे धांधली का बंद बांधा गया। आज पाकिस्तान सारी दुनिया में तन्हा है, उसका कोई दोस्त नहीं है। पाकिस्तानी सियासत में ढोल ने एंट्री दे दी। मरियम नवाज ढोल को बुनियाद बनाकर हुकूमत और नैब पर तनकीद करती रही। मरियम औरंगजेब ने भी एहतसाब के इदारे को ढोल बजाने का मशवरा दे दिया, लेकिन नैब ने तो ढोल से मुतालिक बयान की ही तरदीद कर दी है। पाकिस्तान की सियासत में ढोल का शोर जोरों पर। ओपोजिशन की साझे की हंडिया तो बन रही है, अब ढोल पर सियासत भी चल निकली है। ढोल 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 ढोल। मरियम नवाज ने ढोल को लेकर नैब पर निशाना लगाया। नैब ने कल कहा कि हम ढोल बजा के ऐलानात करेंगे कि नवाज शरीफ को वापस लाओ। तुम्हें इतना शौक है ढोल बजाने का तो जरूर बजाओ, लेकिन जब तुम ढोल बजाओगे तो आवाज ढोल की नहीं आएगी, आवाज अरशद मलिक की गवाही की आएगी। इससे पहले मरियम औरंगजेब भी ढोल ढोल की सदा देती सुनाई दी। नैब प्रोसिक्यूटर क्या कहते हैं कि नवाज शरीफ के बारे में इश्तिहारात, अखबारात के अलावा ढोल बजाकर ऐलानात लाउड स्पीकर के जरिए किए जाएंगे। हम खैर मकदम करते हैं, गले में ढोल डालकर, लाउड स्पीकर लेकर
पाकिस्तान के हर शहर में ऐलान करें ढोल 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 ढोल। लीगी रहनुमाओं ने सारा दिन ढोल का ढंढोरा पीटा, मगर नैब की वजाहत ने ढोल ही फाड़ दिया। एलामिये में कहा नवाज शरीफ की रिहाइश के बाहर ढोल पीट कर मनादी करने की बात गलत है। नैब प्रोसिक्यूटर ने ढोल बजाकर ऐलान का नहीं कहा था। बस दिन हैं 10। नैब ने नवाज शरीफ के दामाद और मरियम के शौहर सफदर अवान की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। सफदर अवान ने पेशी की रुदात सुनाई, कहा 1872 में वालिद ने जो किया उसका जवाब कैसे दूं? नैब वाले वालिद से कब्र पर जाकर पूछ लें, ख्वाब में आकर जवाब दे देंगे। मुझे इन्फॉर्म कर दिया कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करो। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। आप ज़हनी तौर पे तैयार है। वो मेरा दवाइयों का डब्बा और मेरा देखा है ना, ये मुझे जब गिरफ्तार करेंगे ना, मेरा खाना इनको पता लगेगा कौन से मुल्क से और कौन से डॉक्टरों के लिखा हुआ आएगा। अब मैं 1872 की जायदाद का हिसाब कहाँ से दूँ? वालिद मरहूम फौत हो गए, उनकी चीज़ों का मैं जवाब कहाँ से दूँ? उन्होंने खैरात क्यों की? उन्होंने ज़कात कहाँ से दी? उन्होंने मस्जिद कहाँ से बनाई? उन्होंने दारुल उलूम कहाँ से बनाए? उन्होंने मज़ारात कहाँ से बनाए? इन सारी चीज़ों का जवाब तो उनकी कब्र मुबारक में दिखा देता हूँ। नेब वाले उनसे पूछ लें, आगे से जवाब आएगा, ज़रूर आएगा, मगर इनको रात को सोए में आएगा इंशाअल्लाह ताला। एक शख्स जिसके साथ में पार्टी हूँ, जो चेयरमैन नेब है और शहजाद अकबर है, जिन्होंने हमारे ऊपर कातलाना हमला करवाया है, वो अब मुझे पेशावर में बुलाकर या तो मारना चाहते हैं या मुझे टॉर्चर करना चाहते हैं। ये गिरफ्तारी आखिरी गिरफ्तारी होगी। इसके बाद इमरान खान की हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, मौलाना की बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप औरत के हक हुक्मरानी के मुखालिफ हैं। अगर मरियम नवाज मुल्क की वजीर आजम बन गई तो आप क्या उन्हें सपोर्ट करेंगे? समा के सवाल के जवाब में मौलाना ने क्या कहा और मरियम ने क्या किया, आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। हमने औरत को कबूल नहीं किया था, हमने बर्दाश्त किया था। औरत के हक हुक्मरानी से चिढ़ने वाले मौलाना फजलुर रहमान की रायविंड जाकर मरियम नवाज से मुलाकात। शुक्रगुजार हूँ कि मौलाना साहब ने मेरी दावत कबूल की, आए, खाना खाया, बैठे, बहुत सारी बातें हुई। इशाइये के बाद मीडिया से गुफ्तगू के लिए बाहर तशरीफ लाए तो मुश्किल सवाल हो गया। आप औरत की हुक्मरानी के खिलाफ हैं, अगर मरियम नवाज साहबा वज़ीर आज़म बनती है तो आप इन्हें सपोर्ट करेंगे? समा के सवाल पर मरियम तो खुश नजर आईं, लेकिन मौलाना मुश्किल में फंसे दिखाई दिए। फजलुर रहमान ने सीधे सवाल का टेढ़ा जवाब दिया। ये सवाल मेरा ख्याल है पीछे से फीडेड है। नाराज ना होना। सवाल मरियम के मफाद का था, बेनिफिशरी भी वही थी, लेकिन मौलाना ने लिहाज किए बगैर कह दिया, मर्द हो या खातून, उसको उसकी अमानत वापस लौटाना, उसके लिए मेरा भी किरदार होगा और उसके लिए मरियम नवाज का भी किरदार होगा। फजलुर रहमान के जवाब के बाद मरियम सहाफी से मुखातिब हुई। ठीक है, खुश है, खुश है। मरियम साहिबा, सहाफी की खुशी क्या और गमी क्या, इसका काम सवाल करना है। इसने सवाल कर दिया। ये सवाल तो आपसे बनता है कि मौलाना के जवाब से आप खुश हैं या नहीं। ऑपोजिशन को मीडिया पर पाबंदियों की फिक्र रहती है, मगर सहाफ़ी सख्त सवालात पूछ लें तो तेवर बदलने लगते हैं। गुज़िश्ता रोज़ ऑपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। फजलुर रहमान हो या मरियम नवाज या फिर बिलावल, सख्त सवाल किए जाएं तो रद्दमल एक जैसा ही होता है। मीडिया की आज़ादी की दावेदार ऑपोजिशन जमातें मीडिया से चिढ़ने लगी। सीधे साधे सवाल भी फीडेड लगने लगे। औरत की हुक्मरानी के खिलाफ हैं, अगर मरियम नवाज साहबा वज़ीर आज़म बनती है तो आप इन्हें सपोर्ट करेंगे? ये सवाल मेरा ख्याल है पीछे से फीडेड है। नाराज ना होना। फजलुर रहमान का ये जवाब उसी माइंड सेट की अक्कासी करता है जो ऑपोजिशन का वतीरा बन चुका है। एयरवेज साहब की बाइकआउट है। जी बिल्कुल, समा से एयरवेज साहब की बाइकआउट है। जी बिल्कुल, समा से। ऑपोजिशन लीडर भी तीखे सवाल पर चुप साध कर निकल जाते हैं। कल मुश्तरका इजलास से वॉकआउट करके कोई फिक्स मैच था, हुकूमत के लिए मैदान खुला छोड़ दिया गया।
तो कभी बिलावल के गार्ड सहाफियों से बदतमीजी और मोबाइल छीनने की कोशिश करते हैं। मैंने बता दिया ना आपको। आप नहीं, वो बता। एक तरफ मरियम नवाज को मीडिया जकड़ा हुआ दिखाई देता है। मैं ये समझती हूँ कि मीडिया भी जिस तरह पहले खौफ की जंजीरों में जकड़ा रहा है, मैं उसमें उतना कसूर मीडिया का नहीं कहती, लेकिन अब आप देखें आहिस्ता आहिस्ता सब ये जंजीरें तोड़ रहे हैं। तो दूसरी जानिब यही मरियम नवाज सवाल पूछने वाले पर तंज करती दिखाई देती है। ठीक है, खुश है, खुश है। ऑपोजिशन जमातों का मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू का रवैया आजादी इजहार राय पर उनके दावों पर सवाल उठा रहा है। आगे आ रहा है जजीरे का झगड़ा। और जामिया कराची में कार सवार तालिब इल्म और उसकी साथी लड़की को मुबैना तौर पर हिरासत करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुतासरा तालिब इल्म की निशानदही पर जामिया के गैर तदरीसी अमले के 6 बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया। तहकीकात में सामने आया है कि वाक़े में बाहर के 4 कम उम्र लड़के भी शामिल थे। रिपोर्ट करेंगे आमिर मजीद। 5 अक्टूबर की रात 11:30 बजे पेश आया जामिया कराची की हुदूद में मुबैना हरासगी का वाकया। तालिब इल्म शहीर अली ने पहले सोशल मीडिया पर तफसीलात शेयर की, फिर 2 रोज बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया को बाकायदा शिकायत की। बताया कि दोस्त की सालगिरह की तकरीब से वापस आ रहे थे। कार में सवार 2 लड़कियों में से एक को IBA हॉस्टल उतारा, दूसरी साथ ही मौजूद थी। रास्ते में मोटरसाइकिल सवार तकरीबन 10 लड़कों ने रोकने की कोशिश की। खौफ के मारे गाड़ी दौड़ा दी और मस्कन गेट पर रुका। क्योंकि रात का वाकया है तो उसके अंदर जो है मोटरसाइकिलें नज़र आ रही हैं, लेकिन लोग ज़ाहिर है क्योंकि कैमरे जो लगे हुए वो कैमरे लगे हुए हैं हाइट पे, तो वो गाड़ी और मोटरसाइकिल तो नज़र आ रही है, लेकिन लोग जो हैं उस तरह से आइडेंटिफाई नहीं हो रहे। चेहरा वाजिया ना हुलिया और रात की तारीकी, ऊपर से CCTV कैमरे ऊंचाई पर नस्ब होने की वजह से लड़कों की शनाख्त नहीं हो पा रही। मुतासरा तालिब इल्म की निशानदही पर जामिया के गैर तदरीसी अमले के 6 बच्चों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हम चिप्स खाने जा रहे थे, सही है, चिप्स खा के वापस आ रहे थे, गेट पे वो लड़के खड़े, ये गार्ड खड़े, इनने बोला कि तुम बाइक तेज चलाते हुए, हम सारे खड़े हो गए। तहकीकात में मालूम हुआ कि वाकये में मुलविस 4 मुल्जमान का ताल्लुक जामिया से ही नहीं, चारों फ्री वाईफाई इस्तेमाल करने के लिए जामिया कराची आते थे। इनकी तलाश जारी है। उधर पुलिस ने शहर का बयान रिकॉर्ड कर लिया। तालिब इल्म ने दावा किया कि मुल्जमान मेरी दोस्त को निशाना बनाना चाहते थे। उधर IBA ने भी मुकम्मल इंक्वायरी की दरख्वास्त कर दी। कैमरामैन कामरान उद्दीन और साथी रिपोर्टर सऊद मुर्तजा के साथ आमिर मजीद, समा कराची। और कराची FB एरिया में लुटेरों ने एक ही गली को निशाने पर रख लिया है। शहर में 9 माह के दौरान लूट मार की कितनी वारदातें हो चुकी हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स बेकाबू हो गए, इलाका बदला ना ही गली। लुटेरों ने FB एरिया ब्लॉक 15 की एक गली को निशाने पर रख लिया। 2 रोज के दौरान एक ही गली में 2 वारदातों की कोशिश। 6 अक्टूबर की रात खातून से लूट मार की कोशिश नाकाम हुई तो अगले ही रोज लुटेरे फिर इसी गली में पहुंचे और 2 नौजवानों को असले के जोर पर लूट लिया। रवां साल तो स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने हदें पार कर दी। 9 माह के दौरान 40,000 से जायद वारदातें रिपोर्ट हुई। वारदातों के दौरान 15,000 शहरी अपने मोबाइल फोन से हाथ धो बैठे। 25,140 मोटरसाइकिलें और 1,095 गाड़ियां मुख्तलिफ इलाकों से चोरी कर ली गयीं, जबकि 1752 मोटरसाइकिलें और 147 गाड़ियां छीन ली गईं। इस साल भत्ताखोरी की 3 वारदातें हुई, जबकि एक बैंक भी इस साल जराइम पेशा अफराद का निशाना बना। डिफेंस कराची में ब्लैक करोला कार गैंग दुकानदारों के लिए खौफ की अलामत बन गई। नॉर्थ कराची में हाजिर दिमागी की वजह से शहरी लूटने से बच गया। शहर कायद में लूट मार का बाजार गर्म। डिफेंस में ब्लैक करोला कार गैंग दुकानदारों के लिए खौफ की अलामत बन गया। एक माह में एक ही दुकान में 2 बार वारदातें की गईं। चोर मुबैना तौर पर 70 लाख रुपए मालियत से जायद का सामान और नकद रकम लेकर फरार हुए। डिजाइनर शॉप में पहली वारदात 8 मुहर्रम जबकि दूसरी गुज़िश्ता रोज हुई। फुटेज में एक चोर को दुकान के कुंडे काटते हुए देखा जा सकता है। 2 चोरों ने शटर खुलते ही दुकान से माल समेटा और चलते बने।
शहर का कोई इलाका लुटेरों से महफूज नहीं। नॉर्थ कराची में शहरी की हाजिर दिमागी ने उसे लुटने से बचा लिया। सुनसान गली में मुल्जिमान ने कार सवार शख्स को 2 मरतबा घेरने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। शहरी गाड़ी भगाता हुआ बच निकलने में कामयाब हो गया। और कहते हैं कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है। ये बात मुहावरे की हद तक तो ठीक है, लेकिन जो सूली पर जाता है हकीकत में उसकी नींदें उड़ चुकी होती हैं। सूली चढ़ाने वाले के भी हाथ कांप जाते हैं। सऊद बिन मुर्तज़ा हमें लेकर जा रहे हैं कराची की सेंट्रल जेल। उनसे जानते हैं कि सजाए मौत के मुजरिम और ख़ुद जल्लाद के क्या तासुरात होते हैं। सेंट्रल जेल को 1899 में अंग्रेज़ों ने बनाया था और जहां मुख्तलिफ सेल्स बनाए गए वहीं फांसी घाट भी तैयार किया गया। फांसी घाट को सिर्फ फांसी के लिए खोला जाता है और ये वो जगह है जहां बड़े बड़े मुजरिमों के पांव कांप जाते हैं। नाप तोल का हमारे को पर्चा देते हैं कि भाई इसका इतना कद है, इसका इतना वज़न है, इसका इतना गला है, कितना रसा रखना है आप लोगों ने, वो सब उस नाप तोल में होता है। फ़र्ज़ करो कि उसका वज़न 40 किलो है तो हम 80 किलो में रसे को चेक करेंगे। 3 दिन लगातार हम लोग रिहर्सल करते हैं इस चीज़ की कि भाई रसा एट ए टाइम टूट तो नहीं जाएगा या लाश की बेहरमती तो नहीं होगी। होती है ना, घबराहट कैसे नहीं होती, इंसान की जान लेनी होती है। डर खौफ किसको नहीं होता है, डर तो होता है। वो तो हर कदम मौत की तरफ जा रहा है, उसके क्या तासुरात होंगे। उसको तो बचपन से लेके पूरी दुनिया के ख्यालात आते होंगे कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। 15-16 फांसियाँ लगा चुका हूँ, आखिरी फांसी यही लगी हुई है जो बोर्ड पे लिखी हुई है। फांसी घाट से एक अलग ही खौफ आता है। जराइम पेशा अफराद अगर ना संभलें तो उनके लिए सिर्फ ये एक इबरत है। कैमरामैन सनाउल्लाह डेरी के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बंडल किसका है? विफाक और सिंध में आइलैंड की मिल्कियत का तनाज़ा खत्म ना हुआ। वज़ीर आज़म ने विफाक और सिंध को मिलकर मामला तय करने की हिदायत कर दी। जजीरा बंडल आइलैंड किसकी मलकियत? सिंध हुकूमत और वफाक के माबैन तनाज़ा अभी हल न हुआ था कि गवर्नर सिंध के बयान ने हलचल मचा दी। बंडल आइलैंड सिंध का हिस्सा है, सिंध का हिस्सा रहेगा, सिंध में ही रहेगा। बंडल आइलैंड को उठा के इस्लामाबाद के करीब लाके नहीं बसाया जा रहा, वहीं पर रोजगार में इजाफा होगा। मगर वफाकी वजीर अली जैदी तो दावा कर रहे हैं कि बंडल आइलैंड पोर्ट कासिम की जमीन है। 1973 में पोर्ट कासिम अथॉरिटी जब बनी थी उसके कोऑर्डिनेट्स डिफाइन हुए थे। उसके कोऑर्डिनेट्स के अंदर ये जो आइलैंड्स हैं, जजीरे बहुत सारे आते हैं, कुछ उस कोऑर्डिनेट्स के बाहर है, कुछ उस कोऑर्डिनेट्स के अंदर आते हैं। सूबाई वजीर नासिर शाह कहते हैं जजीरा सिंध हुकूमत की मलकियत है। इस पर आला अदालतों के फैसले आए हुए हैं। आपने एक ऑर्डिनेंस निकाल दिया, अब हम पर इल्जाम लगा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि क्या हम ये आइलैंड जो है इस्लामाबाद लेके जाएंगे। तो क्या इस्लामाबाद हमारा नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पाकिस्तान की बात करती है, सबसे पहले पाकिस्तान। नासिर शाह का कहना था वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे बिला वजह बंडल आइलैंड को मुतनाज़ा बना रहे हैं। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध ने मुलाकात की है, जिसमें कराची के जज़ायर समेत मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत की गई है। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी को वज़ीर आला सिंध ने कराची के जज़ायर पर ब्रीफिंग दी है। मुलाकात में नैब केसेस से मुताल्लिक़ वकला से मुशावरत भी की गई। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी कल बिलावल हाउस में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें जज़ायर के मामले पर अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। जिन जजीरों पर सिंध और विफाक के दरमियान तनाज़ा चल रहा है, ये जज़ायर कराची के साहिल से कितनी दूर हैं और इसकी जुग्राफियाई हैसियत कितनी अहम है, ये हमें बताएंगे शायान सलीम। कराची के लिए 1100 अरब का पैकेज क्या सिर्फ कागजों तक रहेगा? महीना गुजर गया, कोई इजलास हुआ, ना ही सिंध हुकूमत को कोई रकम मिली। संजय साधवानी की रिपोर्ट। कराची सबका, लेकिन कराची का कौन? कोरोना वबा से लॉकडाउन और फिर बारिशों से तबाही।
अवाम की चीखें निकली तो बड़ी मन्नतों और मुरादों के बाद दोनों हुकूमतें एक पेज पर आईं। फिर किया गया शहर की तरक्की के लिए 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। कराची के लिए जो पैकेज लेके आए हैं वो एक तारीखी पैकेज है। 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए हैं। लेकिन वजीर आजम के ऐलान के कुछ देर बाद बिलावल भुट्टो के समा को इंटरव्यू ने कराची पैकेज मुतनाज़ा बना दिया। कराची की डेवलपमेंट के लिए उसमें सिंध हुकूमत का 800 बिलियन रुपीस के मंसूबे हैं और वफाक के 300 बिलियन रुपीस के मंसूबे हैं। वफाक ने कराची पैकेज पर कोई बैठक लगाई, न ही शहर में तरक्याती कामों के लिए सिंध हुकूमत को देहला दिया। कराची के लिए बड़े ऐलान के बाद वजीर आजम बड़े इत्मीनान के साथ इस्लामाबाद के होकर रह गए, लेकिन शहर कायद के बासियों की नजरें वफाकी हुकूमत पर लगी हैं। संजय साधवानी, समा, कराची। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद और अफगानिस्तान में इत्तेहादी फौज के सरबराह जनरल ऑस्टन स्कॉट मिलर ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक भी मौजूद थे। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते में अमन इस्तेहकाम की सूरत हाल पर बातचीत की गई। पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट पर भी गुफ्तगू हुई। अमरीकी वफ़द ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमरीकी सदर ने अफगानिस्तान से फ़ौजियों की मुकम्मल वापसी का इंदिया दे दिया है। ट्विटर पर लिखा कि क्रिसमस तक अफगानिस्तान में खिदमत करने वाले बहादुर मर्द व ख़वातीन की तादाद वहाँ बहुत थोड़ी रह जानी चाहिए। ज़ल्मे खलीलजाद कहते हैं कि अफगान अब तनाज़े का खात्मा चाहते हैं। यूरेशियाई ममालिक की जंग में पाकिस्तान और तुर्की को घसीटने की कोशिश नाकाम। आज़रबाईजान ने अफवाहों की तरदीद कर दी। पाकिस्तान में सफ़ीर अली अलीज़ादे का कहना है पाकिस्तानी और तुर्क अफवाज और आर्मीनिया के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं, आर्मीनिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने 6 साल बाद विमेंस टीम का कैंप बुला लिया। हैरानकुन तौर पर खिलाड़ियों का कोविड टेस्ट नहीं होगा। पाकिस्तान विमेंस फुटबॉल टीम का तरबियती कैंप लाहौर में तलब किया गया है। तमाम 30 खिलाड़ियों को 26 अक्टूबर की सुबह लाहौर में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। खिलाड़ियों से कहा गया है कि वो अपना ट्रेनिंग और दीगर सामान साथ लाएं। और ज़लज़ले के 15 साल बाद भी एबटाबाद के कई इलाकों में मुतासरा स्कूल्स की तामीर ना हो सकी। रिपोर्ट करेंगे आतिफ कयूम। एबटाबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके में 8 अक्टूबर 2005 को ज़लज़ले से स्कूल की इमारतें गिर गईं, लेकिन 15 साल गुजरने के बाद भी स्कूल की इमारतें तामीर नौ की मुंतज़िर हैं। किसी की दीवार बनाई गई तो किसी की बुनियादें बनाई गई। दूर दराज के इलाकों से आने वाले तलबा खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। जी, हम जब से स्कूल में दाखिल हुए हैं तब से हम ज़मीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं। जब भी हम स्कूल में आते हैं तो कभी बारिश होती है तो तब हमें छुट्टी हो जाती है, तो या तो मस्जिद में ले जाते हैं या छुट्टी देते हैं। जिला भर में मुतासर होने वाले तालीमी इदारों में से 40% ताहाल मुताल्लिका इदारों की तवज्जो के मुंतज़िर हैं। इसको बना के तैयार करके दिया जाए ताकि हमारे बच्चे यहाँ अपनी तालीम हासिल कर सकें। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि वो स्कूलों की तामीर के लिए फौरी इक़दामात करें ताकि मुस्तकबिल के मेमार इत्मीनान से तालीम का सिलसिला जारी रख सकें। आतिफ कयूम, समा, एबटाबाद। जाली अकाउंट्स स्कैंडल का पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस बाकायदा ट्रायल में दाखिल हो गया है। उमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद समेत 17 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। कराची में अरबों रुपए की सरकारी जमीन को प्राइवेट दिखाकर निजी कंपनी के नाम अलाट करने का केस। पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस में अब्दुल गनी मजीद और लैंड डिपार्टमेंट के आफ्ताब मेमन समेत 17 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आए। तमाम मुल्जिमान का सेहती जुर्म से इनकार। अदालत ने नैब को 16 अक्टूबर के रोज गवाहान पेश करने का हुक्म दे दिया। मुल्जिमान पर गैर कानूनी अलॉटमेंट और जाली अकाउंट्स के इस्तेमाल से कौमी खजाने को 2.5 अरब रुपए से ज्यादा नुकसान पहुँचाने का इल्जाम है। जाली अकाउंट्स के ही सिंध बैंक मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में आसिफ जरदारी के करीबी साथी यूनुस की दवाई को इश्तिहारी करार दिया गया। नैब ने अदालत को बताया कि यूनुस की दवाई बैरून मुल्क रोपोश है। अदालत ने मुल्ज़म की जायदाद जब्त की कार्रवाई शुरू करने के अहकाम जारी कर दिए। यूनुस की दवाई को पार्क लेन रेफरेंस में पहले ही इश्तिहारी करार दिया जा चुका है।
सिंध बैंक को मनी लॉन्ड्रिंग से 25 अरब रुपए नुकसान पहुंचाने के केस में ही नामजद ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर असलम मसूद का डेथ सर्टिफिकेट अदालत में पेश। नाम मुल्जमान की फहरिस्त से निकाल दिया गया। 2 गैर हाजिर मुल्जमान को दोबारा तलबी के नोटिस जारी करते हुए समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गयी। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद।